हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संघवाद के सम्मुख उभरती हुई चुनौतियां। समय समय पर हुई नवीन परिस्थितियों ने भारत की समस्त राजनीतिक प्रणाली और भारतीय संघवाद की कार्य प्रणाली को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। इन प्रभावों के कारण ही भारतीय संघवाद में कुछ नई प्रवृत्तियां उभर कर आई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघीय प्रणाली को व्यवस्था की गई थी। संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संघ के स्थान पर राज्यों के संघ शब्दों के प्रयोग के कारण संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, मसौदा समिति के द्वारा इस शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि भारत एक संघ राज्य है, परंतु यह संघ राज्य किसी भी प्रकार से राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि देश और जनता को शासन की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों में बांटा गया है, परंतु देश अखंड और एक पूर्ण इकाई है। इसीलिए भारतीय संविधान में संघात्मक शासन की स्थापना करता है। लेकिन अगर हम बात करें तो भारत के व्यावहारिक संघात्मक स्वरूप के पश्चात भी यह एक जैसा नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में समय समय पर हुए परिवर्तनों ने भारतीय संघवाद के स्वरूप को प्रभावित किया है। और इसीलिए हम आज के जो टॉपिक में वो यही पढ़ेंगे कि भारतीय संघवाद में जो उभरती हुई प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकरण और घटक राजनीतिक इकाइयों के बीच विभाजित है। भारतीय संघवाद संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित संघवाद के प्रकार से भिन्न है। हम भारतीय संघवाद से संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का यहाँ विस्तार से विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। संघवाद के भारतीय मॉडल को अर्ध संघीय प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संघ और संघ दोनों की ही प्रमुख विशेषताएं हैं। इसे बेहतर ढंग से फेडरेशन सुई जेनिस ने अपनी तरह का फेडरेशन कहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारतीय संघ भारत का संघीय बनाने के लिए राज्यों के एक साथ आने का उत्पाद नहीं था, बल्कि यह एकात्मक प्रणाली का संघीय स्वरूप था। यह दो परस्पर विरोधी विचारों जैसे कि संवैधानिक रूप से निर्धारित सीमा यानी राज्य सूची के भीतर राज्यों द्वारा प्राप्त स्वायत्तता और देश की एकता और अखंडता को देखते हुए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता के बीच एक समझौता रहा है। सबसे पहली जो प्रवृत्ति उभरकर सामने आई है वो है क्षेत्रवाद। इसे भारत में संघवाद के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों में से भी एक माना जाता है। संघवाद एक लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में सबसे अच्छी है जब यह केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे के केंद्रीकरण को कम करती है। भारत का बहुलवादी चरित्र क्षेत्रवाद सहित कई कारकों को जन्म देता है। पूर्वोत्तर के लोग कभी कभी खुद को नई दिल्ली से काफ़ी दूर महसूस करते हैं और देश के दक्षिणी हिस्से में बड़े राज्यों के लोग बड़े राज्यों के भीतर उपेक्षित महसूस करते हैं। इसी प्रवृत्ति को देखते हुए ये समस्या उत्पन्न हो रही है। शक्तियों का विभाजन। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विपरीत भारत में सत्ता का वितरण संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की शक्तियों को विशेष रूप से संघ सूची और राज्य सूची में बांटा गया है, जबकि समवर्ती सूची में शक्तियों का उपयोग सरकार के दोनों ही स्तरों द्वारा किया जाता है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है।
अगली जो परिस्थिति है वो है राजकोषीय संघवाद का अभाव। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से कराधान की अधिक शक्तियों के साथ केंद्र को निहित करते हुए इस असंतुलन को ठीक करने के माध्यम से केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र वित्त आयोग का भी प्रावधान करता है। करों के हस्तांतरण और अनुदान के प्रावधानों को तय करते समय वित्त आयोग को केंद्र और राज्यों के बीच लंबवत असंतुलन और राज्यों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन को संबोधित करना बहुत ही आवश्यक होता है। तीसरी जो उभरती हुई प्रवृत्ति है वो है इकाइयों का असमान प्रतिनिधित्व। एक संघ में छोटी इकाइयों पर बड़ी इकाइयों के प्रमुख प्रभाव की बुराइयों को रोकने के लिए दुनिया के अधिकांश संघों ने कुछ संवैधानिक तंत्र का सहारा लिया है, जैसे कि दूसरे सदन में इकाइयों या राज्यों को समान प्रतिनिधित्व और सभी संशोधनों का अनुसमर्थन राज्य संविधानों द्वारा किया जाता है। भारत में राज्यसभा, जिसे दूसरा सदन भी कहा जाता है, में राज्यों के समान प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है और न ही राज्यों का समय समय पर संविधान में दिए गए संशोधनों पर भी महत्वपूर्ण अधिकार है। इकाइयों का देखिए, ये चीज़ें हमें हर जगह देखने को मिलती है। अगर हम केंद्र स्तर की बात करें तो वहाँ पर भी हर राज्य को या हर इकाई को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया है। केंद्रीकृत संशोधन शक्ति एक विशिष्ट संघ में संघीय संविधान में संशोधन की शक्ति संघ और उसकी इकाइयों के बीच साझा आधार पर होती है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 और अन्य प्रावधानों के तहत केंद्र के पास है। हालांकि कुछ सीमित क्षेत्रों में आधे राज्यों के समर्थन की मांग की गई है। भारतीय संघ के राज्यों के पास शासन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में कोई शक्ति नहीं है। सफल संघों अगली जो प्रवृत्ति उभर कर आई है वो अविनाशी संघ विनाशक इकाइयों के साथ है। कहने का अर्थ ये है कि जो विघटनकारी तत्व है वो एकजुट होकर कार्य करते हैं। सफल संघ के विपरीत भारत के संविधानों में राज्यों को भारत संघ से अलग करने का भी प्रावधान नहीं है। भारत जैसे देश में एकता और अखंडता की रक्षा के लिए संघ को अविनाशी बनाया गया है। हालांकि यह विशिष्ट भारतीय व्यवस्था भारतीय संघ से अलग होने की बढ़ती मांग को रोकती है। दक्षिणी राज्यों को मिलाकर द्रविड़ नाडु की बढ़ती मांग और भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में अलगाव की आवाज़ की एकता और संप्रभुता के लिए यह एक खतरा है। अगली जो प्रवृत्ति उभर कर आई है वो है राज्यपाल का कार्यकाल। भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का कार्यालय एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि यह कभी कभी भारतीय संघ के संघीय चरित्र के लिए खतरा बन जाता है। इस तरह के संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने में केंद्र की स्पष्ट मनमानी देश में तीखी बहस और अलग अलग राय का विषय रही है। भारतीय संघवाद की उपयुक्त परिस्थितियों के अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि एकल संविधान और नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विपरीत भारत का संविधान राज्यों के लिए संविधान निर्धारित करता है और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य को अपना संविधान तय करने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान दुनिया के अन्य सभी संघीय संविधानों के विपरीत एकल नागरिकता का परिचय देता है। यह एक राष्ट्र एक नागरिकता के विचार पर आधारित है। सभी भारत के नागरिक हैं, चाहे वे किसी भी राज्य के रहते हो। एकीकृत सेवाएं के एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संघ की एक विशिष्ट विशेषता है। विशिष्ट संघों के विपरीत भारत में सर्वोच्च न्यायालय है और यह अन्य सभी न्यायालय इसके अधीन होते हैं। राज्यों के पास विशेष रूप से राज्यों के मामलों निपटाने के लिए अलग स्वतंत्र अदालतें हैं। इसके अलावा भारत में चुनाव आयोग, लेखा परीक्षा के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। केंद्रीकृत योजना भारतीय संघवाद के सम्मुख उभरती हुई अगली जो परिस्थिति है वो है केंद्रीकृत योजना। यद्यपि आर्थिक और सामाजिक नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची की
समवर्ती सूची में पाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नियोजन पर केंद्र सरकार का बेलगाम अधिकार है। केंद्रीकृत योजना आयोग के माध्यम से अब केंद्र द्वारा नियुक्त नीति आयोग संघ के लिए विधायी शक्ति में काफ़ी प्रमुखता है। केंद्र की दया पर ही राज्यों की वित्तीय निर्भरता, राज्यों की प्रशासनिकहीनता राज्यों को कमज़ोर बनाती है। इसके अलावा भाषा का जो संघर्ष है, कहने का अर्थ है कि भाषा की जो लड़ाई है वो भी संघवाद के सम्मुख एक चुनौती ही है। भारत में भाषाओं की विविधता कभी कभी संविधान की संघीय भावना को नुकसान पहुंचाती है। भारत में संवैधानिक रूप से 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। इसके अलावा देश भर में सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन परेशानी तब पैदा होती है जब संघ की सबसे मजबूत इकाई किसी विशेष भाषा को दूसरों पर थोपने का प्रयास करती है। भारत में राजभाषा को लेकर विवाद अब भी एक ज्वलंत मुद्दा है। धर्म का मुद्दा, यह भी संघवाद के सम्मुख एक चुनौती है। भारत धार्मिक विविधता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कभी कभी संघ को कमजोर करने के लिए उथल पुथल को जन्म देता है। लेकिन धार्मिक प्रक्रिया को हमेशा विभाजनकारी नहीं होना चाहिए। जब तक लोगों की ओर से उचित सहिष्णुता और सरकार की ओर से एक वास्तविक धर्मनिरपेक्ष नीति है, धर्म एक संघ में असंतुलन का कारण नहीं बन सकता। अगली जो चुनौती है वो है इकाइयों की आर्थिक असंगति। घटक राज्यों के बीच आर्थिक मानकों और सापेक्ष आर्थिक और राजकोषीय असंगतियों में अंतर भी एक संघ के लिए खतरा पैदा करता है। क्षेत्र में असंतुलन की ताकतें आर्थिक नियोजन और विकास और क्षेत्रीय आर्थिक समानता और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता की मांग ऐसे ही मुद्दे हैं। भौतिक पर्यावरण, भौतिक वातावरण भी संचार को प्रभावित करके एक संघ के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। एक संघ जिसमें संचार की लंबी और कठिन लाइनें होती हैं, उसे सभी इकाइयों के संपर्क में रहने की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गलतफहमी और संघर्ष पैदा करना आसान है और शायद यह पाकिस्तान से पूर्वी विग के अलग होने के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। इसके अलावा अच्छे संचार के अभाव में गरीब इकाइयाँ उपेक्षा का एक जटिल विकास करती हैं और महसूस करती हैं कि उन्हें विकास के लिए संसाधनों के अपने उचित हिस्से से लाभ कम प्राप्त होगा। इसके अलावा जो संघवाद के सम्मुख चुनौती है वो है बाहरी ताकतें भी। बाहरी ताकतें भी एक संघ के लिए बाधा उत्पन्न करती हैं। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में तनाव पड़ोसी देशों के हस्तक्षेप के कारण होता है। LAC पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर चीन का दावा भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। श्रीलंका में तमिल मुद्दा भारत में विघटनकारी ताकतें पैदा करता है। अतीत में खालिस्तान आंदोलन में कथित पाक हाथ का भारतीय संघ को कमज़ोर करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये सभी भारतीय संघवाद के सम्मुख उभरती हुई एक चुनौतियाँ कही जा सकती हैं। इसके अलावा भी कुछ और होती हैं, जैसे कि केंद्र और राज्यों में राजनीतिक एकरूपता का अभाव होता है। अनुच्छेद 356 का अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही राज्यों में अधिक स्वायत्तता की मांग बढ़ रही है। भारतीय संघ में भी नए राज्यों की मांग की जा रही है और साथ ही राज्यों के लिए राजस्व के स्रोत बढ़ाने का मांग की जाती है। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।